हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इस छुट्टी को। क्या छुट्टी का इतना लंबा समय हो गया जो है, छुट्टी छुट्टी में ही चल रहा है। और हाँ, आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं सीटेट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, सॉरी पीआरटी के। तो आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूं कि जिस प्रकार से आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि जो भी एग्ज़ाम जुलाई में होने हैं वो एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होंगे, उसमें कुछ भी संशोधन नहीं होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि 99% एग्ज़ाम टलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस टल भी जाता है तो वो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और कि आप लोग अभी ये डिमांड कर रहे होंगे कि बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं हो रही हैं। हम मानते हैं कि क्लासेस अभी अच्छे से नहीं हो पा रही क्योंकि संसाधनों की अभी भी उपलब्धता हम लोगों के पास नहीं हो पाई है। धीरे धीरे एक एक इक्विपमेंट की उपलब्धता हो रही है और उस इक्विपमेंट की मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को प्रदान करें, जिससे कि आप लोगों का जो समय है वो ज़्यादा उपयोगी साबित हो। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का जो समय है वो फालतू बर्बाद हो जाए, और आप लोग इतना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो और हमारा भी समय और हमारी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो उससे बेहतर है कि हम जो है कुछ बेहतर करके दिखाएं और कुछ आप लोग भी अपने से बेहतर करने का प्रयास करें। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि क्यों डरें कि क्या होगा। आप लोग जो है एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और आप ये भी होगा कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम घर पे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो जब एग्ज़ाम नहीं होना है तो उतना वो होता है कि एग्ज़ाम जब नहीं होता है, सामने नहीं होता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपको ही नहीं होती है, वो ह्यूमन नेचर होता है। एक आपको कोटेशन में बताऊंगा, आपको हमेशा याद रखना है कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, क्यों सोचें कि हर वक्त बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, कुछ हुआ या ना हुआ, कुछ हुआ या ना हुआ, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। तो आप इस लाइन को हमेशा दिमाग में लेकर के चलिए कि हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जो भी पढ़ लेता है, हम जो भी हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए हैं या मैं ही हूँ, कुछ लोग तो हमसे परिचित होंगे, कुछ लोग आप हमसे परिचित नहीं होंगे। जो लोग परिचित हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से हम आपको देने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो और भी शिक्षक हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते हो, लेकिन आप धीरे 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 उनके बारे में आप जानोगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आपके साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर हैं, बहुत ही एलिजिबल टीचर हैं, और सारे के सारे KVS PRT रिटेन क्वालिफाई किए हुए हैं। किन्हीं कारणों से जो है वो इंटरव्यू वगैरह नहीं क्लियर कर पाए या फिर नहीं दे पाए, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और KVS PRT की बात होगी, CTET भी क्लियर है सभी टीचर्स का, इसके बाद आपका UP टेट क्लियर है सारे टीचर्स का, कई स्टेट का टेट क्लियर है। यानी सब कुछ होने के बाद कई सारे तो अपॉइंटेड भी हैं, जैसे प्राइमरी में भी कई सारे टीचर अपॉइंटेड हो गए, और मैं ऑलरेडी अपॉइंटेड हूँ। इसके बाद और भी जो टीचर्स हैं वो भी आज नहीं कल वो भी अपॉइंटेड हो ही जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी गाइडेंस यहाँ से दिया जाएगा, जो भी सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके हित के लिए है, आपके लिए है। हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप सफल होंगे, जब आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद सार्थकता लगेगी, तो ही मेरा पढ़ाया जाना ठीक है, हमारी टीम का पढ़ाया जाना ठीक है। हमारी पूरी पूरी टीम जो 4-5 टीचर्स की टीम है वो पूरा तरीके से तन मन धन से लगी हुई है कि कैसे हम बेहतर से बेहतर कोशिश करें कि बच्चों को हम शिक्षित कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कराने का प्रयास हमारा है, और इसमें हम सफल भी होंगे। हमने बहुत प्रयास किया है, जितना भी इनिशिएटिव लिया है, जो भी हमने कार्य किया है उसमें सफलता हमें मिली है। तो हम बाबा विश्वनाथ जी की कृपा रही, और तो हम लोग पक्का सफल होंगे और 110% सफल होंगे। चलिए, एक नई जोश नए ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास।
इसके पहले हमने आपको बता दिया था बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए मान लीजिए वृद्धि क्या है। वृद्धि आपका एक तरीके से शारीरिक, केवल आप इतना ध्यान में रखिएगा, वृद्धि शब्द जैसे ही आएगा आप उसको 2-3 डायमेंशन में रखिएगा। पहला डायमेंशन ये होगा कि वो एक निश्चित समय के लिए होगी। वृद्धि हमेशा क्या होगी, एक निश्चित समय के लिए होगी। और दूसरा डायमेंशन क्या होगा कि वृद्धि हमेशा परिमाणात्मक होगी, हमेशा परिमाणात्मक होगी, यानी उसको मापा जा सकेगा वृद्धि को। ठीक है, और अगर वृद्धि को देखें तो वृद्धि विकास का एक भाग होगी हमेशा। ठीक है, तो वृद्धि को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करेंगे तो वृद्धि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। संपूर्ण वृद्धि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। पूरा वृद्धि को, पूरा मतलब क्या कहते हैं, पूरा विकास को नहीं कह देते, उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित सीमा तक को कहते हैं वृद्धि। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें विकास, वृद्धि क्या हो गया, ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। वृद्धि नैरो कॉन्सेप्ट है, विकास क्या है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा। विकास ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, इसमें अंतर भी आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड पर हम हर चीज़ लिखेंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ब्रीफ में और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वृद्धि क्या होगा, वृद्धि हमेशा शरीर से संबंधित होगा, यानी शारीरिक विकास से संबंधित होगा। विकास क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, यानी संपूर्ण विकास, सब कुछ जो कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहा है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हमारे संवेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी एवरीथिंग इज डेवलपमेंट। और जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि क्या हो गया कि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शरीर से संबंधित होगी। ठीक है, पहला अंतर हो जाएगा। और दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कि वृद्धि हमेशा एक निश्चित समय के लिए चलती है, वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसमें रुकावट नहीं होती है। यानी जन्म से जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है या फिर जिस दिन वो गर्भ में जाता है, विकास में क्या होगा, विकास में होगा कि जिस दिन भ्रूण यानी क्या कहें निषेचन के बाद जब वो शुक्राणु और जीवाणु आपस में मिलेंगे और आपस में जब वो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने से लेकर के जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है उसमें होने वाले तमाम प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक है, और वृद्धि किसे कहेंगे कि जाइगोट बनने से लेकर के हमारी 18, 19, 20 साल तक की उम्र तक के, जब तक हमारा शरीर में विकास, सब जब तक शरीर में हमारे परिवर्तन आ रहा है तब तक के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक चलती है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। वृद्धि हमेशा किसको कहते हैं, एक संकुचित विचारधारा है, एक संकुचित संप्रत्यय है। और विकास क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी बृहद संप्रत्यय होता है। वृद्धि में मापन संभव होता है लेकिन विकास में मापन संभव नहीं होता है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम माप सकते हैं, यानी शरीर की लंबाई, वजन, ये तो हम माप सकते हैं। मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब तो हम माप सकते हैं ना। तो जब शरीर की मोटाई, ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये सब हम जब माप सकते हैं तो ये क्या हो गया, ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। विकास में क्या होगा कि जैसे गुण हो गया, व्यवहार हो गया, इसको हम माप नहीं सकते, इसका हमारे पास कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि हम विकास को माप सकें। लेकिन वृद्धि को मापने के लिए वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है कि वृद्धि संरचनात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है हमेशा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया कि
जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट से लेकर के एक शरीर बन जाता है, जब तक कि मान लीजिए एक आदमी है, इसका जब विकास होता है, ये बच्चा है मान लीजिए बड़ा हो करके, इसका जब विकास होगा तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा ना। जब हम कहते हैं कि इसका माइंड, ये सिर का विकास हो गया, इसके बाद फिर इसका ये हाथ पैर पीठ, ये सब इसका विकास होता है, आँख मुँह इसका विकास होता है, ठीक है। तो जब इनमें परिवर्तन आ रहा है तो इनको हम क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं। संरचना का मतलब हमेशा कुछ न कुछ निर्मित होना, कुछ न कुछ परिवर्तित होना, ठीक है। इसके बाद जो विकास होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी प्रकार्यात्मक होता है। जब बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, क्या होगा, जब छोटा होगा या बड़ा होगा, कैसा भी होगा, वो कुछ न कुछ क्रियाएं करता है। जब वो क्रियाएं करता है और वो उसके तमाम प्रकार के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, विकास कहते हैं। संरचना को हम कहेंगे वृद्धि और फंक्शन को, क्रिया को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वृद्धि और विकास। चलिए अब आगे देखते हैं। आशा करते हैं इसमें से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि वृद्धि है, एक चीज बताना भूल गए कि वृद्धि जो है आपका, वृद्धि एक समुद्र के समान होती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं वृद्धि एक समुद्र के समान है, या एक बाल्टी पानी के समान है। उसमें से जब हम एक ग्लास पानी निकाल लेते हैं, बाल्टी में से एक ग्लास, ये पूरी बाल्टी क्या होगी, पूरी बाल्टी हमारी विकास है। और इसमें से जब हम एक छोटा सा एक ग्लास पानी निकालते हैं, ये हमारी वृद्धि होती है। विकास का एक हिस्सा होता है वृद्धि, ना कि संपूर्ण वृद्धि विकास होगी। अब एक क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि शारीरिक परिवर्तन कहलाता है वृद्धि विकास दोनों, केवल विकास, केवल वृद्धि, उपर्युक्त तीनों। तो आप लोग बताएं, सोच लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए कि शारीरिक परिवर्तन कहलाता है वृद्धि विकास दोनों, केवल वृद्धि, केवल विकास, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। इसी में इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अभी चूंकि आप लोग पूरा पढ़े हुए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, और इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और हम आपको बहुत सारे हर लेक्चर में, हर एक वीडियो में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपको दे देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना पड़ेगा। या तो आप ग्रुप में दें या फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके दे दें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में लिखते हैं विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब विकास के सिद्धांत में हम बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम हर एक सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे। हम उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। विकास क्या है, देखिए एक एक जो पॉइंट है, जो भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। और सिर्फ आपका ये साइकोलॉजी वाले पोर्शन में ही नहीं बनेगा, इससे आपका हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी में भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा करके आप समझने का प्रयास करिएगा कि विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मैं बोल रहा हूं, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, और नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है नोट करना। विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। चलिए एक एक को हम समझाएंगे आपको।
पहले नोट करा देते हैं धीरे धीरे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है या विकास एक निश्चित क्रम की ओर होता है। होता है। चलिए इसको पहले 3 को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट की शुरुआत करेंगे। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं, एक एक को समझते जाते हैं। विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। आपको याद रखना है विकास क्या होगा। विकास हमेशा आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी इसके लिए हम एक सूत्र हमेशा याद रखते हैं, D बराबर हेरिडिटी H इंटू E, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी को समझ लेते हैं। हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमारे 3 पीढ़ियों से दादा, परदादा और पापा, माँ के भी और पापा के भी, यानी नाना परनाना और क्या कहेंगे उसको, दादा परदादा पापा। तो उसी तरीके से आपका नाना वाले भी सेक्टर में चले जाएंगे, वो नहीं समझा पा रहे क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो मम्मी वाले पक्ष से भी और पापा वाले पक्ष से भी जब हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी हमें, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो व्यावहारिक रूप में हो, चाहे वो आचरण के रूप में हो, चाहे वो गुणसूत्रों के रूप में हो, हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हेरिडिटी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण उसे हम कहते हैं जिस परिस्थिति में हमारे आसपास जो कुछ भी अवस्थित है, स्थित है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण हमेशा निर्धारित करता है कि हमारा विकास कैसा होगा। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक चने का बीज लीजिए और उस चने के बीज को आप, बहुत अच्छा चने का बीज, एक अनुसंधान किया हुआ चने का बीज लीजिएगा और उस बीज को उठा करके आप जो है मिट्टी में फेंक दीजिएगा। जब आप मिट्टी में, अच्छी मिट्टी में फेंक दीजिएगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आप बीज बहुत अच्छा लीजिए और उसको उठा करके सड़क पर फेंक दीजिए। क्या वह बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। ठीक। और तीसरी कंडीशन, बीज खराब है, बीज एकदम खराब है और उपजाऊ मिट्टी में आप उसको डाल दीजिए, बीज जमेगा, उसका विकास होगा? नहीं होगा। चौथी कंडीशन, बीज थोड़ा खराब रहे, और आपका ये जो खेत है वो या मिट्टी है वो उर्वरा है, वो मतलब एक बहुत ही उर्वरा शक्ति से भरी हुई है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें बीज उग जाएगा। भले ही देर में उगेगा लेकिन उगेगा जरूर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए हमारी आनुवंशिकता ही हमारे विकास को तय करती है। कैसे? जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमें मिलता है उसी प्रकार से हमारा विकास होता है। जिस प्रकार से हमें अगर चने का बीज क्या है? वो हमारी आनुवंशिकता है। एक तरीके से चने के बीज को ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी जो अपना अनुसंधान किया था मटर के बीज पर किया था, तो मटर के बीज पर प्रयोग करके ही उन्होंने कहा था कि आनुवंशिकता नाम का कोई शब्द भी होता है, आनुवंशिकता नाम की कुछ चीज भी होती है। आपको पता होगा, क्वेश्चन भी आता है कि आनुवंशिकता पर कार्य करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने
किस लिए? वो मटर के दाने पर प्रयोग किया, और मटर के दाने पर प्रयोग करके उन्होंने कहा था कि हेरिडिटी, यानी जो कुछ भी, अगर हमारी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत पुअर है, तो भी हमारा विकास क्या होगा? वो हमारा विकास गड़बड़ होगा, निगेटिव आएगा। और अगर हेरिडिटी हमारी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा? आगे बढ़ेगा, डी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हेरिडिटी हमारी अच्छी है, एनवायरनमेंट थोड़ा पुअर मिला, तो भी हमारा डेवलपमेंट होगा। और अगर हेरिडिटी एकदम खराब है और एनवायरनमेंट भी एकदम खराब हो जाए, तो हमारा विकास क्या होगा? एकदम पुअर हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा, उसमें हमारा विकास हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो विकास आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया कैसे है। एक में छोटा सा, हालांकि लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इस चीज़ को समझने के लिए वो कथा सुनाना बहुत ज़रूरी है। कथा नहीं, एक वृत्तांत है कि एक गांव में एक लड़का था, इलाहाबाद जा करके वो तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद वो जो है आईएएस बन जाता है। वो आईएएस बन जाता है। जब वो आईएएस बन जाता है, गांव में आता है। गांव में आने के बाद कुछ लोग देखते हैं, अरे ये तो इनका लड़का है और ये आईएएस बन गया, ये तो बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में। फिर भी अब उसको देख करके कुछ और भी बच्चे जो बहुत अच्छे परिवार से थे, यानी अच्छे परिवार का मतलब है कि बहुत ही धनाढ़ परिवार से थे, बहुत हिष्ट पुष्ट थे, बहुत अच्छे थे, तो वो लोग गए इलाहाबाद तैयारी करने के लिए। 10 साल लगा दिया वो तैयारी, एक भी सफल नहीं हो पाए। तो कारण क्या था? एक का जो हेरिडिटी था, एक जो बच्चा गया, जो पहला बच्चा गया था वो मलिन बस्ती से गया था, और दूसरा जो बच्चा गया था वो एक सभ्य नहीं, हम ये कह सकते हैं कि एक धनी समाज से गया था, ठीक है। तो एक जो है सफल हो गया क्योंकि उसकी हेरिडिटी पुअर थी। जो मलिन बस्ती में रहने वाला है, रिक्शा चालक का बेटा है, और वो जाता है आईएएस बन करके आता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी हेरिडिटी थोड़ी पुअर है, लेकिन जब वो इलाहाबाद जाता है तो उसको एनवायरनमेंट जो उसका मिलता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, जिसका जो परिणाम होता है कि उसका विकास बहुत अच्छा हो जाता है और वो आईएएस बन जाता है। और दूसरा जो बहुत धनी समाज से जाता है और उसकी हेरिडिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर जा करके पढ़ाई को छोड़ करके जो और भी जितने भी कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों को वो करने में लग जाता है, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिलती है। तो यानी हमारी हेरिडिटी कितनी भी अच्छी होगी, अगर इन्वायरमेंट पुअर मिल गया तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। और अगर हमारा हेरिडिटी थोड़ा पुअर है और इन्वायरमेंट हमें अच्छा मिल गया तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए, पहली चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? विकास जो है निरंतर एवं धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर एवं धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर एवं धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है इसका मतलब? विकास जो होगा वो कभी भी क्या होगा, बहुत तेजी से नहीं होता है। विकास को आप देखते होंगे कैसे बढ़ता है, वो धीरे धीरे, जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट बन करके धीरे धीरे माँ की गर्भ में वो 9 महीने तक रहता है। फिर बच्चा जो है 9 महीने तक गर्भ में रहता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर उसके शरीर में अमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं। धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। और ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही वो धरती पर आया, माँ के गर्भ से बाहर आया और आते ही वो जवान हो जाए, 18, 19 साल, 20 साल हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब भी वो जन्म लेगा तो 1 साल में, अगर मान लीजिए बच्चा है, इतना बड़ा ये होना है, इतना बड़ा ये जन्म लिया, तो अगले साल वो
जब भी होगा तो इतना बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, या इससे इतना बड़ा हो जाएगा तीसरे साल में, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। हाँ कौन बना देते हैं ताकि, चलिए ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये एक क्रम से बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ रहा, इसके बाद पहले नंबर पर ये और दूसरे पर ये हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। पहले पर ये तो दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये ऐसे होगा। पहले के बाद ऐसे सीधे दूसरा ये नहीं हो सकता। तो विकास क्या होगा, निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले पर जा करके वो अचानक से बढ़ जाएगा दूसरे पर। पहले पर जाएगा, कुछ देर रुकेगा, इसके बाद फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, विकास निरंतर चलता रहता है और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तीसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी हम तीसरा बताने वाले हैं आपको। इससे रिलेटेड हमने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया था। चलिए, विकास एक निश्चित क्रम की ओर होता है। तीसरा क्या है, विकास एक निश्चित क्रम की ओर होता है। इसमें दो कौन कौन से क्रम, क्रम का मतलब क्या हो गया कि इसमें कई क्रम होंगे। इसमें दो क्रम होते हैं, एक तो होता है सिरोपदाभिमुख, सिरोपदाभिमुख, दूसरा समीप दूराभिमुख। पहला ये दूसरा, समीप दूराभिमुख। ठीक है, सिरोपदाभिमुख का मतलब क्या हो गया कि सिरोपदाभिमुख का मतलब हो गया कि जब बच्चा गर्भ में जाता है, यानी अब थोड़ा सा हमें आपको यहाँ पर पीछे की ओर लेकर के जाएंगे कि बच्चे का जो गर्भकाल होता है, जो गर्भ में रहने का समय होता है 9 मंथ होता है, 280 दिन होता है। और उस दौरान निषेचन करने के बाद जब वो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट बनता है, फिर इसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे उस बच्चे का विकास होने लगता है। तो सबसे पहले जो किसी अंग का विकास होता है तो वो विकास होता है सिर का। ठीक है, सिर का यानी हेड का। तो हेड के बाद सिरोपदाभिमुख, सिरोपदाभिमुख का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सिर का विकास होगा, इसके बाद अन्य अंगों का विकास होगा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अगर विकास की, इसमें क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे कि किस विकास की गति क्या होती है, गर्भावस्था में विकास की गति क्या होती है। तो गर्भावस्था में विकास की गति या गर्भावस्था में विकास का क्रम क्या होता है, तो गर्भावस्था में विकास का क्रम जो होता है वो होता है आपका सिर से पैर की ओर। पहले इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद ये तीसरा इधर का होगा, यानी ऐसे होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया हो, बहुत आसान है ये तो, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला देखते हैं, समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख का मतलब क्या हो गया कि समीप, इसको हम कहते हैं केंद्राभिमुख भी कहते हैं, इसको केंद्राभिमुख भी कभी कभी कह देते हैं, कहीं कहीं आ भी जाता है लिखा हुआ केंद्राभिमुख। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसी का एक और नाम होता है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी विकास होता है इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अगर हमारा किसी बच्चे का विकास होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका सबसे
शरीर के, मान लीजिए ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का केंद्राभिमुख का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले शरीर के मिड पॉइंट का विकास होगा। मिड पॉइंट क्या है हमारे शरीर का? शरीर का हमारा जो मिड पॉइंट है वो है आपका रीढ़ का हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, यानी आपका ये इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का विकास होगा और इसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होता है, आपका रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, चूंकि ये शरीर के बीच जो बीच होती है, जब इसका विकास होता है उसके बाद या तो ये ऊपर की ओर बढ़ता है या तो ये नीचे की ओर बढ़ता है। ये यहीं पर रह करके, ऐसा नहीं होगा कि ये जो है इधर बढ़ जाएगा ये इधर बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी ये विकास शुरू होता है वो होता है केंद्राभिमुख का मतलब केंद्र से परिधि की ओर, यहाँ से शुरू होगा और इधर की तरफ जाएगा, या फिर यहाँ से शुरू होकर के इधर की तरफ जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें, और अगर आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? बच्चा सबसे पहले करवट बदलने का प्रयास करता है। आपके घरों में बच्चे होंगे छोटे छोटे, आपके आस पड़ोस में होंगे, भाई भतीजे होंगे, आप देख लीजिएगा, उन बच्चों को ऑब्जर्व करिएगा कि बच्चा जब 2-4 दिन का होता है, 2-4 दिन का हो या फिर 1-2 साल का भी हो जाए, तब भी आप देखेंगे तो उसके शरीर का जो विकास होगा वो किस तरीके से होता है? वो आपका केंद्राभिमुख होता है या फिर समीपो दूराभिमुख होता है, समीप दूराभिमुख होता है। तो इसमें क्या होगा कि वो करवट बदलने का प्रयास करता है। वो अपने हाथों को, सबसे पहले वो उंगलियों को कुछ क्या करता है, वो तुरंत जो है कैच नहीं करने लगता है, पकड़ता नहीं है, वो कोशिश करता है पहले अपने हाथों को, ये जो है इसको मजबूत करता है, पहले इसको मजबूत करेगा, इसके बाद धीरे धीरे इसको मजबूत करने के बाद ये इसको मजबूत करेगा, फिर जो है जब इन दोनों में ताकत थोड़ी थोड़ी आ जाती है फिर उंगलियों की तरफ बढ़ता है, फिर उंगलियां जब मजबूत हो जाती है तो पकड़ करके कुछ खींचने लगता है, नोचने लगता है, वो कुछ भी करता है, ठीक है। तो बच्चे को भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब वो करवट लेता है तो करवट लेते समय भी सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने शरीर के बीच भाग को, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो इस पार्ट का वो इस्तेमाल करता है, या तो इधर पलटेगा या तो इधर पलटेगा। सिर भी अगर घुमाने का प्रयास करेगा, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने सर को इधर उधर ऐसे 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 करने लगते हैं। जब वो ऐसे 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 करते हैं तो उसमें भी ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो इसको मदद करती है कि सर जो है इधर उधर मूव करता रहे, ठीक है। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि सिर पदाभिमुख, हम एक क्वेश्चन आता है कि गर्भावस्था में, अभी हमने बताया कि गर्भावस्था में विकास का कौन सा नियम काम करता है, तो काम करता है आपका सिरोपदाभिमुख। लेकिन जन्म के बाद विकास का नियम कौन सा नियम काम करता है, तो वो काम करता है आपका समीप दूराभिमुख। सिर पदाभिमुख तो वो चलता ही रहता है, वो खत्म नहीं हो जाता है, जन्म के बाद भी चलता है कि शरीर उसका धीरे धीरे, इसका पहले सर बड़ा होगा, धीरे धीरे इसके बाद यानी मस्तिष्क का विकास होता है, वो सोचने समझने तर्क वर्क करने की इसकी क्षमता बढ़ती है, इसके बाद शरीर अन्य पार्ट का विकास होता है। लेकिन अगर इस सिद्धांत को देखेंगे तो ये ज़्यादा कारगर हो जाता है जन्म के बाद, जन्म के पहले तो ये सिद्धांत रहता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या ग्रुप में कैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, फिर से आप समझा दीजिए, तो कोशिश करेंगे कि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम आपको समझा दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास जो है हमेशा लास्ट होगा, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास चौथा। और केवल हम उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, फालतू चीज़ों को हम नहीं रख रहे हैं इसमें। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसका क्या मतलब है कि विकास जो है हमेशा क्या होगा, वो बहुत ही छोटी
छोटे बिंदु से स्टार्ट होता है और जाकर के एकदम सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट, यानी जब गर्भ में वो बच्चा आता है, कोई भी बच्चा अगर गर्भ में आता है तो उस समय वो क्या होता है, बहुत ही सामान्य होता है, वो एक जीव होता है। मतलब एक तरीके से ये कहें कि उसको सोचने समझने तर्क करने की इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर हम कुछ भी उसमें किसी भी अन्य चीज़ का विकास होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, बढ़ने लगता है, वो गर्भावस्था 9 महीने में भी उसमें बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जीन से आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको जो प्रोटीन वगैरह माँ ग्रहण करती है उससे उसको प्राप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे ये सामान्य से शुरू होता है और मृत्यु तक जाते जाते वो क्या हो जाता है, बहुत ही विशिष्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और एक मिनट, चलिए आई थिंक अब इसमें और कुछ नहीं आने वाला है, और भी अगर कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी भी इतना जल्दी विकास का पोर्शन ख़त्म नहीं होना है। विकास के पोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम कम से कम 2-3 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तब जा कर के विकास ख़त्म हो पाएगा। और एक बार अगर विकास वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो गया तो अब फिर टाइम नहीं लगेगा कि साइकोलॉजी में बहुत कुछ आपको, पेडागोगी में बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो उसका हम लिखवाएंगे नहीं आपको, नहीं तो डिटेल में जाएंगे, उसका हम केवल जिस्ट बताते चले जाएंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या है और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको इसको पकड़ना है। चलिए, ये तो हो गई आपकी आज के टॉपिक की। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर अंत तक आप पहुँचेंगे कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि आपको एक्स्ट्रा कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको दे के जाऊँगा, जिससे कि आप एनर्जेटिक हो जाएं और एक अच्छे वे में तैयारी को स्टार्ट करें। चलिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए कोई रहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए, एक क्वेश्चन हम ही ले लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई, या फिर ये तो उस टाइप का नहीं है, चाहे मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विकास का, या मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान था, चेतना का विज्ञान था, फिर इसके बाद व्यवहार का विज्ञान हो गया, इस तरीके का इसका क्रम था। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है और समझनी है कि जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की पहली लाइन आपकी टर्म होती है, यानी आपको ये फील कराता है कि ये है क्या, वो उसमें क्या पूछना चाहता है, उसमें क्या पहली लाइन, क्वेश्चन की जो पहली लाइन होगी वो ही मेन लाइन होती है। अगर आप उस चीज़ को समझ लिए, सीटेट के लिए और पीआरटी के लिए स्पेशली, पेडागोगी वाले पोर्शन के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और क्वेश्चन की पहली लाइन, अगर एक ही लाइन का क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से पढ़ ही लेंगे आप, अगर 3-4 लाइन का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की पहली और दूसरी लाइन अगर आप सही से देख लेंगे तो आपको तीसरी चौथी जो लाइन होगी वो हमेशा कंडीशन होती है। और पहली लाइन अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या है, और दूसरी लाइन का जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन दे रहा है, अगर वो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। स्पेशली अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, स्पेशली अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, स्पेशली अगर हम हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी की बात करें। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा प्रयास सार्थक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।